नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आज दिन भर बहुत कुछ हुआ देश की राजनीति में। सबसे पहली बात तो एक खबर जिसके बारे में जिक्र और फिक्र मीडिया में ज़रा कम दिखी, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ठीक खबर नहीं है, सरकार को पसंद नहीं आएगी। रुपया धड़ाम हो गया भाई, देश की अर्थव्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं। लेकिन बहस यहाँ पर जारी रहेगी, अभी नहीं लेकिन दिन भर बहस जारी रही। दो एक ऐसी चीजें हुई जिससे शायद बहस भ्रमित होने का एक प्रयास हुआ। सबसे पहली चीज, शाहीन बाग के बुलडोजर पहुंच गए क्या हटाने, बल्लियां। और दूसरी चीज, आज दिन भर राणा दंपति दिल्ली में रहे और उन्होंने अलग अलग मीटिंगें की। हमें ऐसी जानकारी मिल रही है कि हफ्ते भर तक वो यहीं पर रहेंगे, दिल्ली में अलग अलग जगह मीटिंग करेंगे। और बेल ऑर्डर जिसमें यह कहा गया था कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगे, इसी वजह से आपको बेल मिल रही है, उसकी उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। हमने पूछना चाहा उनसे, हमने उनसे खास बातचीत की, रवि राणा और नवनीत राणा से, ये जानने का प्रयास किया कि वो जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और मंशा क्या है। सुनिए ये खास बातचीत। नवनीत नाम सुन के क्या लगा? फ्लावर है? फ्लावर नहीं, फायर है। क्या? फायर। तो इस वक्त हमारे साथ हैं नवनीत राणा। आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी में बात करने के लिए। लेकिन मैं थोड़ा सा चिंतित हूं क्योंकि कोर्ट का आदेश ये है कि आपको बेल इसी आधार पर मिला कि आप बात ना करें, और यहाँ आप बात कर रही हैं और मैं बात भी कर रहा हूँ। कहीं आपके चक्कर में मुझे जेल ना हो जाए। महाराष्ट्र में होते तो शायद आपको भी हो जाता। जिस तरीके से कोई क्राइम नहीं करने पे भी देशद्रोह जैसा ऑफेंस मेरे पे दाखिल हुआ है। आप दिल्ली में हैं तो आप सुरक्षित हैं। हमारी केंद्र सरकार है, वो किसी भी जो कुछ नहीं किया उस पर कार्रवाई नहीं करती है। तो इतना विश्वास लेके चलिए कि आप दिल्ली में सुरक्षित हैं हमारे केंद्र सरकार में। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, पर्टिकुलर वो सब्जेक्ट पे मैंने बात नहीं करना चाहिए, और पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे मैंने कोई भी बात नहीं की है। मैंने जो भी ऑर्डर उन्होंने दिए उसका मैंने पूरा पालन। और टॉकिंग अबाउट हनुमान चालीसा, आप राणा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका भी बहुत स्वागत। आप दोनों पर ये एक बेल ऑर्डर में साफ साफ था कि आप इस मामले से जुड़ी हुई बात नहीं करेंगे, मीडिया से ही बात नहीं करेंगे। और यहाँ मैं देख रहा हूँ आप जब दिल्ली आए आपने तमाम लोगों से बात की। हाउ डू आई अंडरस्टैंड दिस डिफाइंस? ये एकदम से 2-3 दिन में आप दोनों को ऐसा क्यों महसूस हुआ कि अब बात करनी चाहिए? नहीं, जिस तरह से न्यायालय पे हमारा पूरा विश्वास है, न्यायालय ने जो आदेश दिए उसका हम पूरा पालन कर रहे हैं। कहीं भी हमने न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका उल्लंघन किया नहीं है। पर जिस तरह से हम 13-14 दिन जेल में रहे और एक महिला के ऊपर जिस तरह से अत्याचार होता है, जो दलित महिला है, मागास वर्गीय महिला है, और जिस तरह से मुख्यमंत्री के आदेश से जो पीड़ा पहुंचाई है नवनीत राणा को और मुझे भी, उसकी पूरी कहानी जो बात है जो हमने पब्लिक के सामने रखी। संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है, लोकतंत्र ने अधिकार दिया है, हम कोई भी टिप्पणी जो हमारे न्यायालय ने दिया है आदेश, उसकी कोई भी हमने उल्लंघन किया नहीं है। पर लोकतंत्र के हिसाब से हमारी बात रखना, हमारी न्याय की गुहार करना, ये हमारा कर्तव्य है। और वो गुहार हम बार बार मीडिया के सामने बोल रहे हैं। हमें जो जिस तरह से, जिस शूर राजनीति से एक अहंकारी मुख्यमंत्री ने जिस तरह से हमें पीड़ा पहुंचाई है, वो पीड़ा हमारी बोल रही है कि एक लॉकअप के अंदर एक महिला के साथ किस तरह से बर्ताव किया जाता है। उनको एडमिट करने के लिए बार बार वो मांग करती है, उसको हॉस्पिटल एडमिट किया नहीं जाता है। जिस तरह से लॉकअप के अंदर डालने के बाद बिछाने के लिए शतरंजी दी नहीं जाती है, पानी दिया नहीं जाता है। वहाँ पे जहाँ पे जेल के अंदर जेल प्रशासन बोलता है कि मुख्यमंत्री का बहुत प्रेशर है, हम आपको कोई सहयोग कर नहीं सकते। अगर एक महिला को जेल के अंदर अंग्रेज़ों के ज़माने में जैसे कैदियों के साथ ट्रीटमेंट की जाती थी, अंग्रेज़ों का ट्रीटमेंट जैसा ट्रीटमेंट उनको वहाँ पे दिया गया है, तो मुझे लगता है ये महाराष्ट्र में अगर बाला साहब ठाकरे आज होते तो महाराष्ट्र में कभी नहीं होता। कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जो हमारी हिंदू संस्कृति है, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने वालों को अगर राजद्रोह का गुना दाखिल करते हैं, एक महिला को रोकने का काम किया है। महिला को उद्धव ठाकरे डर चुके हैं और डरने के कारण वो बौखला के उन्होंने इस तरह की गंदी कार्रवाई, शूट कार्रवाई
नवनीत राणा के साथ की है। नवनीत जी, मैं ये आपसे महाराष्ट्र पूछना का चाहता हूँ, ये जैसे राणा जी अभी बता रहे थे कि बड़ी विभत्स सी स्थिति का वो उल्लेख कर रहे हैं, आप बताना चाहेंगे कि ऐसा क्या था जो आपको लगता है कि नहीं होना चाहिए था जब आप लॉकअप में? मुझे लगा है मेरे पे ऑफेंस ही दाखिल नहीं होना चाहिए। आज मैं किस देश में रह रही हूँ जहाँ पे हमारी संस्कृति, हमारा धर्म जो हमें सिखाता है उसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकती। आपने कहा कि हनुमान चालीसा का मैं नाम नहीं ले सकती। अगर ऐसे हमारे पर दबाव डालेंगे और हम पॉलिटिशियंस, अगर हम लोगों की सेवा के लिए, अगर हम मीडिया के सामने नहीं आएंगे, अगर मैं आज खुद के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाई तो मैं आपको कैसे न्याय दूंगी? नवनीत जी, देखिए ऐसा है, एक होता है हनुमान चालीसा एक भक्ति भाव से पढ़ना। आरोप ये है कि हनुमान चालीसा का राजनीतिकरण हुआ, कि इधर आजान बजेगी उधर लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजेगी। आप पर आरोप ये है कि आपने राजनीतिकरण किया है हनुमान चालीसा। मुझे लगता है कि मैं हनुमान चालीसा और संकट मोचन को कब याद किया जाता है? जब संकट आता है हमारे ऊपर। मेरे महाराष्ट्र पे इतना बड़ा संकट है कि मुख्यमंत्री वहाँ के 2 साल सीएम ऑफिस कार्यालय में नहीं जाते हैं। तो हमारा पूरा महाराष्ट्र संकट में है। तो संकट मोचन को याद करना कोई गुनाह नहीं है और उसका राजकारण हम कर नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ लिया होता, ये हमारी आस्था है, हमारे विश्वास है हनुमान चालीसा में और संकट मोचन में। मुझे लगता है वो संकट कहीं ना कहीं दूर होने के कहीं ना कहीं चांसेस थे। और महाराष्ट्र, लेकिन ये राजनीतिकरण की मैं बात कर रहा हूँ। आपने देखा वहां पर एक तरफ एमएनएस, एक तरफ आप दोनों, ऐसे लग रहा है कि बड़े सुनियोजित तरीके से। और अब एक आरोप ये भी लग सकता है कि बेल ऑर्डर के होने के बावजूद अब आपका इस तरीके से आना, अभी आप ओम बिरला से भी, स्पीकर से भी मिले। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आप बताना चाहें क्या बातचीत हुई ओम बिरला जी से, क्या आपने उनको बोला? ओम बिरला जी हमारे वो सभागृह के चेयरपर्सन है और उस सभागृह की मैं मेंबर हूँ। मेरा पूरा कर्तव्य बनता है, दायित्व है कि उनको आके डिटेल बताना मेरे साथ क्या हुआ, किस तरीके से पुलिस स्टेशन ले जाया गया और मैं किस काम से आगे जा रही थी, लॉकअप में किस तरीके से मेरा व्यवहार मेरे साथ किया गया, जेल में किस तरीके से मेरे साथ बिहेव किया गया। हेल्थ इशू 27 को बताने के बाद, डॉक्टर के लिख के देने के बाद भी मुझे हॉस्पिटल चेकअप के लिए नहीं लेके जाया गया। पूरी डिटेल वाइज दी और किसके ऑर्डर के अंडर भी ये काम हुए वो पूरी डिटेल के साथ उनको बताई। और 23 तारीख को प्रिविलेज के सामने मेरा स्टेटमेंट होगा और उसमें पूरी डिटेल फिर मैं उनको दी। बट यू नो यू हैव बीन समन्ड बाय द कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस। 18 मई को आपको वहां जा करके सी आई टेल यू वन थिंग, हमने कोर्ट का कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। कोर्ट का रिस्पेक्ट ये हम बचपन से ही सुनते आए, करते आए और आगे भी करते उसी बेल ऑर्डर में ये था कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगी और इस मामले का जिक्र नहीं करेंगे, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे नहीं करेंगे। हाँ। वो पर्टिकुलर अब सब्जेक्ट तो हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं आप। हनुमान चालीसा 14 दिन हमें जेल में रखा है, हाँ, 14 साल भी रखा, हाँ, तो हम हनुमान चालीसा रोज सुबह शाम पढ़ते। हाँ। हमारे रग रग में खून खून में हनुमान चालीसा है। बजरंग बली का नाम हम लेके शुरुआत करते हैं, श्री राम भगवंता का नाम लेके शुरुआत करते हैं। आपने प्रिजन में तो मुझे लगता है हाँ, कि वो नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से हमें कोई रोक नहीं सकता। हाँ। पर जो सब्जेक्ट कोर्ट में चल रहा है उस सब्जेक्ट पे कोई टिप्पणी हम कर नहीं रहे। हाँ। और मुझे लगता है आज उद्धव ठाकरे जी की जो सरकार है, उद्धव ठाकरे जी जिस चेयर पे बैठे वो भाजपा की कृपा है कि नरेंद्र मोदी जी का नाम लेके उन्होंने वोट मांगे। हाँ। और जब नरेंद्र मोदी जी का नाम लेके जब फोटो बड़ा डालते थे और बाला साहब का फोटो छोटा रहता था, तब जाके इतने एमपी एमएलए उनके चुन के आए। और आज जो सत्ता में वो बैठे, मुख्यमंत्री बने हैं, भाजपा के पीठ में खंजीर खुपस के उन्होंने विश्वासघात किया है भाजपा के साथ और वहाँ बैठ चुके हैं। और उसी तरह उन्होंने बाला साहब के विचारों का भी विश्वासघात किया है। नवनीत जी, मैं आपसे ये पूछना था, इज दिस ऑल बाय डिजाइन? और जब मैं डिजाइन शब्द का प्रयोग करता हूँ, मेरा ये कहना है कि जब आप बेल के बाद बाहर आए तो फिर आप कुछ समय रुके, बेल ऑर्डर के बारे में आपको पता था, उसके बाद नाउ सडनली स्टार्टिंग टू टॉक अबाउट दिस अगेन, दोबारा इसका उल्लेख करना, आई कम टू दैट पॉइंट अगेन। डू यू थिंक कि वो भक्ति भाव ना लाके और एक राजनीतिक इस्तेमाल हनुमान चालीसा का हो रहा है? और ये सिर्फ महाराष्ट्र में आप पर आरोप नहीं है, ये आप और भी अगर राज्य देखें, उत्तर प्रदेश में भी जगह जगह लाउड स्पीकर बनाम लाउड स्पीकर के बारे में चर्चा होती। सी मेरा वो सब्जेक्ट नहीं है। उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व के नाम पे आज तक 2 पीढ़ियां उनकी बैठी हैं,
तो मुझे लगता है मेरा हिंदुत्व और मेरी संस्कृति, मेरे प्रचार प्रसार मेरे समाज का करने के लिए मुझे कोई पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही आज लोकसभा के इलेक्शंस हैं, ना ही विधानसभा के कोई इलेक्शन है और उसका प्रचार चालू है करके हमने ये मुद्दा उठाया। ये मेरा दायित्व बनता है और मेरा कर्तव्य भी, और मैं करूँगी। इट इज़ नॉट एट ऑल डिजाइन बाय समवन, इट इज़ व्हाट आई बिलीव इन। मैं भगवान पे विश्वास रखती हूँ और उसमें बिलीव करके ही यहाँ तक, और खून का पानी किया है मैंने सर इस जगह पे आने के लिए, और उसका पूरा पालन कर रही हूँ। जो व्यक्ति दूसरे के नाम से मुख्यमंत्री बने उन्हें खून का पानी का मतलब भी नहीं समझता, गली में समस्या क्या वो भी नहीं समझती। सिर्फ मोदी जी के नाम पे 14 और 19 चुन के आए, अब खुद के नाम पे चुन के आके दिखाएंगे, क्योंकि राम भक्त और हनुमान भक्त उन्हें उनकी जगह दिखाएंगे। हनुमान चालीसा, मेरा आखिरी सवाल, हनुमान चालीसा जो है वो आप उसका उच्चारण आप करते रहेंगे भले ही ये? हाँ। मैंने प्रिजन में बैठकर, सेल के अंदर बैठकर हनुमान चालीसा रोज 101 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। इट टुक फॉर मी 9.5-10 घंटे रोज मैंने वो पाठ किया। और मेरे साथ में जो अंदर और एक्यूज थे जिनके अंडर ट्रायल वो चल रहे हैं, वो महिलाओं ने अपने अपने प्रिजन में बैठकर, सेल में बैठकर उन्होंने मुझे हिम्मत देने का काम किया और सपोर्ट करने का काम किया कि आप अकेले नहीं, आपके साथ हम भी हैं, अंदर हैं पर फिर भी हम आपके साथ। सवाल मैं आपसे पूछना, अभी आप थोड़ी देर पहले बता रही थी कि दर्द अभी भी है, तो आप बताना चाहेंगी कि मतलब अब ठीक हो रही हैं आप? सी आई टेल यू वन थिंग कि महिलाओं की आवाज़ दबाना बहुत इजी लगता है, मुझे लगता है ऐसा, बाकी लोगों को ऐसा लगता है। एक तो वैसे ही हम बहुत नंबर्स में कम हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जगह या विधानसभा में, हर हाउस में हमारी गिनती बहुत कम होती है। और उसमें एक जरूर माना जाता है कि महिलाओं को दबाना है, या तो चरित्र पे बात कर लो, या तो जेल भेज दो, या तो ऑफेंस डाल दो, इसमें महिलाएं दब जाएंगी। पर मुझे मेरे बाबा साहब अम्बेडकर ने सिखाया है और लड़ना सिखाया है, डरना नहीं सिखाया है। उसी ताकत के साथ आगे भी बढ़ूंगी। 14 दिन मेरे लिए बहुत कम है, आखिरी सांस तक लड़ना पड़ेगा। फिल्मी अंदाज में आपने एक बार संसद के अंदर पुष्पा का एक वर्जन भी किया था कि मैं झुकेगा नहीं। मैं झुकने के लिए राजनीति में नहीं आई हूँ, मैं लोगों की सेवा करने राजनीति में आई हूँ। और महिलाओं को फूल ना समझे, वो फायर भी बन सकती है, और फायर लेके मैदान में उतरी हूँ। इतनी जल्दी तो फायर थमेगा नहीं। थैंक यू वेरी मच टू द रानास, थैंक यू वेरी मच। उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व के नाम पे आज तक 2 पीढ़ियां उनकी बैठी हैं, तो मुझे लगता है मेरा हिंदुत्व और मेरी संस्कृति, मेरे प्रचार प्रसार मेरे समाज का करने के लिए मुझे कोई पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ना ही आज लोकसभा के इलेक्शंस हैं, ना ही विधानसभा के कोई इलेक्शन है और उसका प्रचार चालू है करके हमने ये मुद्दा उठाया। ये मेरा दायित्व बनता है और मेरा कर्तव्य भी, और मैं करूँगी। इट इज़ नॉट एट ऑल डिजाइन बाय समवन, इट इज़ व्हाट आई बिलीव इन।